भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। खबरों की माने तो भारत सेफ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन रहा है एंड चीन को पछाड़कर भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन रहा है। इन सभी खबरों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में आने के स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। इस विषय में जितनी भी खबर प्रकाशित हो रही है वो एक रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जो कि इन्वेस्टको नाम के एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। अगर हम इन्वेस्टको की इस रिपोर्ट के बनाने के विषय में देखें, सो दिस इन्वेस्टको ग्लोबल सोवरेन एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट लगभग 142 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, हेड ऑफ एसेट क्लासेस एंड सीनियर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिस्ट्स from 85 sovereign wealth funds and 57 central banks, इन सभी के मतों और विचारों को आधार मान करके रिपोर्ट बनाई गई है। अगर हम इन सभी के कुल वैल्यूएशन की बात करें, सो कलेक्टिवली दीज इंस्टीट्यूशंस मैनेज अबाउट $21 ट्रिलियन इन एसेट्स। तो इतने फाइनेंशियली स्टेबल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की जब इस प्रकार की राय बनती है भारत के विषय में, तो निश्चिंत ही ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करती हैं। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद अखबारों में क्या सुर्खियां बनी हैं। लगभग हर अखबार में चीन को पछाड़ करके भारत का एक अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट बनने के विषय में चर्चा हो रही थी। अब जब भारत को इन्वेस्टमेंट के मामले में फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, इससे चीन को झटका लगना तो लाजमी था। उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ना आना उसके इकोनॉमिक डाउनफॉल को और ज़्यादा तेज़ी से गिरा देता है। इस रिपोर्ट में अगर हम उन कारणों को देखें जिससे कि भारत को एक सेफ डेस्टिनेशन बताया गया है इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें 3 प्रमुख कारण सामने निकल के आते हैं। उनमें से पहला है सॉलिड डेमोग्राफी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोएक्टिव रेगुलेशन। ऐसे 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं जो कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने से इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बाहरी निवेश के कारण भारत में बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिकॉज इट हेल्प्स फंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स, ऑल्सो इट सपोर्ट्स करेंसीज एंड स्ट्रेंथन्स डोमेस्टिक एसेट्स। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 की बात करें, उसमें इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था दैट वाज $1.3 बिलियन, which is just around 0.2% of India's total GDP. अगर हम FDI की बात करें, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट नहीं, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, तो उसमें रिकॉर्ड स्तर पर $6.4 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था, which is a huge achievement for India. इस प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया में जो स्पीडी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसका एक और कारण इंडिया में महंगाई का कम होना भी है, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये बताया गया, इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले 2 साल के सबसे लो लेवल पे चल रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 4.25%, जो कि इंडियन इकनॉमी को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। कि नॉर्मली ये माना जाता है डेवलपिंग इकनॉमीज़ लाइक इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए आइडियली, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, उनमें एटलीस्ट 2% ऑफ द इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए फॉर अ गुड प्रोग्रेस। परंतु अगर हम इन्फ्लेशन के विषय में चाइना में देखें, चाइना में इन्फ्लेशन अभी 0% चल रहा है, जो कि चाइना के इकनॉमी को डेफिनेटली इनस्टेबल बनाता है, क्योंकि एक स्टेबल इकनॉमी के लिए एक स्टेबल इन्फ्लेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि during pandemic time the economic growth worldwide was definitely slow, also inflation भी उस समय बहुत कम थी। बट पोस्ट पैंडमिक हम रिकवरी की बात करें तो उसमें मेजर ऑफ द इकोनॉमीज रिकवर कर चुकी हैं, बट चाइना में इस प्रकार के लो इन्फ्लेशन होने के कारण उसकी इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं दिखाई देती है, विच सेज दैट चाइना में अभी डिफ्लेशन चल रहा है। अगर हम डिफ्लेशन की बात करें, किसी देश में डिफ्लेशन का होने का मतलब है देयर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक स्लो डाउन विच इन फर्दर लोअर्स डाउन द प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ जॉब्स। चीज़ों का दाम घटना इट सीम्स लाइक अ गुड थिंग, बट इन रियलिटी फॉर इकोनॉमी इट्स नॉट अ गुड आइडिया।
डिफ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के प्राइसेस घट जाते हैं, जिस कारण से कि अर्निंग्स सबकी रिड्यूस हो जाती है एंड लीडिंग टू अ इकोनॉमिक स्लोडाउन। जबकि चाइना में इस समय इन्फ्लेशन रेट 0 से चल रही है, जिस कारण से कि उसके फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। इस समय प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होने के कारण लोगों के द्वारा डिले किया जाता है इन सबको खरीदने में, जिससे कि डिमांड घटती है। अगर चाइना की CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाए, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि 0.2% का इंक्रीज रहेगा, बट इन रियलिटी इट्स 0 नाउ। And the core inflation, which excludes volatile food and energy cost, slowed to 0.4% from 0.6% in China. And ये सिचुएशन चाइना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक जहाँ की लगभग सारी इकोनॉमीज रिकवर कर चुकी हैं, परंतु चाइना का इस प्रकार से रिकवर ना कर पाना इज़ अ बिग टेंशन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट एज वेल। और इस विषय में केवल चाइना के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट में सिर्फ कटौती की गई है, और इसके बड़ा कदम चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठाया गया है, जो कि टाइमली अगर इस विषय में कदम नहीं उठाए गए, सो इट कैन लीड टू अ मैसिव इकोनॉमिक स्लोडाउन इन चाइना, जो कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि चाइना बहुत सी सप्लाई चेन्स स्पेशली स्ट्रैटेजिक सप्लाईज को अपने पास हैंडल करता है, जिसके सप्लाईज अगर डिस्टरप्ट हुए सो इट इज़ अ कंसर्न फॉर द ग्लोब। इस समय अगर चाइना इस डी इन्फ्लेशन के लूप से और डूम लूप से अगर बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस समय जर्मनी के बाद चाइना में भी रिसेशन आ सकता है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।